जो सुबह क्वेश्चन छुड़वाया था, जो आधा कर करके, वो दिखाओ तो हमको। ये बॉक्स इस पे रख दे, इसको पकड़ेगा। सुनो बोर्ड पर देखो, सुबह एक क्वेश्चन इस स्टेटस में छुड़वाया था, dy dx प्लस 1/√x y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2√x बाय √x। एक ये क्वेश्चन था, और एक आधे पे छुड़वाया था ये वाला, dx dy इज इक्वल टू, या सॉरी प्लस ब्रैकेट के अंदर में -1/y इंटू एक्स इज इक्वल टू थ्राइस y। चलो इन्हीं दोनों से शुरू करते हैं, ले पकड़, अब ये दे दे। सुनो ध्यान से, ये जो फर्स्ट वाला था ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन सब बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और ये किस में डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब कौन से वेरिएबल है, इसको y में मान के चलेंगे। सोल्यूशन के तरीके में मैंने आपको सिखाया था कि स्टेप नंबर 1 क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, आ जाओ, क्या होता है बताओ, ई पावर इंटीग्रेशन p dx, या वो डिपेंड करेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। अब यहां पे देखो, सबसे पहले अपन लिखेंगे बाय कंपैरिजन p इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√x, और q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e पावर माइनस 2√x अपॉन √x। कोई डाउट कहीं पर भी, आगे चल सकते हैं आराम से। अब ध्यान से सुनना, इसके बाद में if इक्वल टू आप लोग के लिए होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p, सिंस p x पे डिपेंड कर रहा है इसीलिए dx ही होना चाहिए। अब देखो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन 1/√x dx, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 2√x। यहां प्लस सी देने का जरूरत नहीं, ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर रिक्वायर्ड सोल्यूशन का फॉर्मेट क्या था याद करो, रिक्वायर्ड सोल्यूशन इंप्लाइज, बोलो if इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल, यहां कौन है डिपेंडेंट, y, तो if इंटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन if इंटू q dx, क्योंकि देखो यहां डिपेंडेंट और बाकी जगह इंडिपेंडेंट। अब प्लस क्या रहेगा, कोई डाउट है कहीं पर भी। अच्छा, अपना if क्या आया, e पावर 2√x, तो e टू द पावर 2√x इंटू y इंटीग्रेशन e टू द पावर 2√x इंटू e टू द पावर माइनस 2√x। भाई अपने q को देखो बाई √x, कोई समस्या कहीं पर भी, dx प्लस c। अब ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अल्टीमेटली अपने को यहां से क्या मिलेगा सोचो, हाँ कोशिश करो सब लोग, e टू द पावर 2√x इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√x ही बचेगा वहां पे, वो क्या हो जाएगा 2√x प्लस c। यह है रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्लियर हुआ, रुक जाओ 2 सेकेंड, इसको भी कर ही लेते हैं, ये वाले को प्लीज बताओ यहाँ पे p का वैल्यू क्या होना चाहिए, वेरी गुड, p इज इक्वल टू हो जाएगा -1/y, q इज इक्वल टू, कोई असहमति किसी का भी इसमें नहीं, if बताओ e टू द पावर इंटीग्रेशन p, सिंस p y पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पे dy ही होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू बोलो e टू द पावर कहो माइनस इंटीग्रेशन 1/y dy। अच्छा, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बात रिकॉल कर लेना चाहता हूँ। देखो ये ऐसा बात कभी एक बार बताया होगा आप लोगों को कि a माथे पे लॉग, लॉग के बेस में डब्बा, मतलब लॉग के साथ में डब्बा और लॉग के बेस में सेम नंबर a, आंसर होता है डब्बा। ये याद है आप लोगों को, ऐसा एक प्रॉपर्टी हुआ करता था। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आंसर बताओ, e टू द पावर कहो माइनस लॉग y। अब ये माइनस उछल के y के पावर में क्या मिला, e टू द पावर लॉग y टू द पावर -1। अब बेस में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, e है, और अगर बेस में e है तो इस वाले प्रॉपर्टी से निकल क्या जाएगा बताओ तो, y पावर -1 यानी कि 1/y। कोई समस्या कहीं पर भी, if निकल गया अपना। अच्छा, जो स्टेटमेंट लिखेंगे सोल्यूशन का वो कैसा होना चाहिए, आराम से सोच सोच के, if ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है अपना, कहिए if इंटू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन if इंटू q dy प्लस c। वेरी गुड, if आया है 1/y, सो 1/y इंटू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/y इंटू 3y, वाह, dy प्लस c, y से y मर गया, 3y प्लस c। फाइनल आंसर x इज इक्वल टू कह सकते हैं 3y²
प्लस वाई सी या सी वाई। समझ में आया सबको ये वाला? कोई डाउट कहीं पर भी? कॉपी कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स डी वाई डी एक्स प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ध्यान से देखो, इसको तो शक्ल पे लिखा हुआ कि एल डी है, देख पा रहे हो? क्यों? डी वाई डी एक्स, वाई का गेस्ट अपेरियंस, बस एक चक्कर है कि ये एक्स नहीं होना चाहिए था। एक्स नहीं होता तो बहुत अच्छा लगता। अब अच्छा लगा लो, क्या करना चाहिए? डिवाइड बाई एक्स कर दो पूरा। क्या हो जाएगा सोचो? डी वाई डी एक्स प्लस कहो 2 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। कोई समस्या कहीं पर भी? आपके पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? वेरी गुड। क्यू का वैल्यू बस एक्स लॉग एक्स। अब पी आ गया, क्यू आ गया, सबसे पहले क्या निकालोगे? आई एफ। क्या हो जाएगा? ई इंटीग्रेशन 2 बाई एक्स डी एक्स। आंसर ई टू द पावर 2 लॉग एक्स। सही बताऊं तो सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा, पहले 2 उछल के ऊपर जाएगा, फिर अभी भी प्रॉपर्टी बताया था, आई एफ आ गया अपने पास में। अब क्या लिखना चाहिए? रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा सोचो? आई एफ या इस बार आंसर बताओ। एक्स स्क्वायर इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स लॉग एक्स। समझ में आ रहा है ये वाला आप लोग? थोड़ा आ रहा कि पूरा आ रहा? अरे आ रहा है, हाँ। नेक्स्ट यहां से आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, सोचो क्या, इंटीग्रेशन लिख लेता हूं एक बार, एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स। देखो यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा है ये वाला? इस पर क्या लगना चाहिए? आई बी पी। फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे? लॉग एक्स को। तो क्या हो जाएगा? लॉग एक्स इंटू एक्स पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स एक्स पावर 4/4 डी एक्स प्लस सी। सही कह रहे हैं? एक्स से एक्स एक मर जाएगा, एक्स क्यूब बचेगा, 1/4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो log x इंटू एक्स पावर 4/4 माइनस 1/4 एक्स पावर 4/4 प्लस सी। फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर वाई, लेफ्ट हैंड साइड में सेम कंटिन्यू हो रहा था, इज इक्वल टू log x इंटू एक्स पावर 4/4 माइनस एक्स पावर 4/16 प्लस सी। इच्छा हो तो 16 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट रहने दो, कोई बात नहीं, यही आंसर है। कॉपी कर लो फटाफट। नेक्स्ट लिखो, सॉल्व cos स्क्वायर एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स। देखो पहली नजर में एल डी पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें क्यों पकड़ में आ रहा है? डी वाई डी एक्स है, अकेला वाई है, सब कुछ पूरा सेट है। क्या करना है? खाली cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लो। क्या हो जाएगा सोचो तो? डी वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, इसको ना साइड में कर लेते हैं, टेन एक्स बाई सेक स्क्वायर एक्स। ओ सॉरी, क्या कर रहा हूं? ठीक ठीक है, तब तो रहने दो, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स से लिख लो। अब इसके अंदर पी क्या होगा आपका? सेक स्क्वायर एक्स, और क्यू क्या होगा? टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ध्यान से सुनना, आई एफ क्या होगा? ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ई पावर 10x। ये समझ में आ रहा है आप लोग? नेक्स्ट रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होना चाहिए? आई एफ इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि y है यहाँ पे, ई टू द पावर 10x इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहो ई पावर 10x इंटू ये वाला 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस। कोई समस्या कहीं पर? इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? देखो शुरू में ना एक्चुअली कुछ नहीं है, 10 और सेक स्क्वायर जो वो फॉर्मूला में नहीं है, उसको ऐसा कर लो, सब्सटीट्यूशन लगाओ हल्का सा, 10x को टी पकड़े कि ई पावर 10x को टी पकड़े? गलत, 10x को। सोचो क्यों? अगर ई पावर 10x को टी पकड़ते हो तो डिफरेंशिएशन के बाद में ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये बचेगा, और 10x का जो रिप्लेसमेंट होगा वापस यहाँ पे वो लॉग वगैरह के टर्म्स में आएगा। तो बेहतर है कि सिर्फ 10x को ही टी पकड़ो। तो ऐसा कि लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक ही है अपना, राइट हैंड साइड के लिए अपन एक बार के लिए पकड़ेंगे 10x इक्वल टू टी, मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी,
इसको यूज करेंगे तो ये पूरा हिस्सा इसके जगह पे आएगा dt इंटीग्रेशन, ध्यान देना, e पावर t इंटू टी। सही कह रहे हैं। एक बार IBP कहो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 इंटीग्रेशन e पावर t dt प्लस से, दिस इज इक्वल टू t e पावर t माइनस e पावर t प्लस से। लेफ्ट हैंड साइड में क्या पड़ा हुआ है, e पावर 10x इंटू वाई। अच्छा t भी हमारे लिए क्या है, 10x ही तो है, तो ये हो जाएगा e पावर 10x इंटू वाई इज इक्वल टू e पावर 10x इंटू 10x t के जगह पे माइनस e पावर 10x प्लस। समझ में आया। कॉमन लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन नहीं कटेगा नहीं, नहीं, नहीं। नेक्स्ट देखो, सॉल्व dy dx माइनस 3y cot x इक्वल टू साइन 2x कॉमा y इक्वल टू 2 implies x इक्वल टू पाई बाई 2, y इक्वल टू 2 implies x इक्वल टू पाई बाई 2। सिंपल ही है, बस आप लोग ध्यान लगाओ बोर्ड पे। पहले ये होता कि LD समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों समझ में आ रहा है LD, dy dx है, साथ में सिंगल y है तो LD ही होना चाहिए। फॉर्मेट भी बहुत सुंदर से अरेंज करके ही दिया हुआ है आप लोग को, अरेंजमेंट भी खुद नहीं करना है आप लोग को। अब सुनो, इसके अंदर में p का वैल्यू क्या होगा, अच्छे से बताओ यार, वेरी गुड, -3 cot x, बस ध्यान देते रहना। और q का वैल्यू क्या है, sin 2x। अब p ये है, q ये है, नेक्स्ट हमको खोजना चाहिए IF, क्या होगा, e पावर इंटीग्रेशन -3 cot x dx, दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, e पावर -3 log sin x, ये log mod sin x भी कह सकते हैं। ध्यान से सोचोगे तो क्या निकलेगा, 1 sin क्यूब x, ये समझ में आ रहा है। -3 इसके पावर में चला जाएगा और -3 होने की वजह से वो 1 sin के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या होना चाहिए आप लोग सोचो, सब लोग ट्राई करो यार, 1 sin क्यूब x यानी कि IF इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 sin क्यूब x इंटू sin 2x dx प्लस। कोई समस्या, sin 2x किस में टूट जाएगा, 2 sin x cos x में, और ये sin क्यूब x भी है, साइड में देख लेता हूं, 2 sin x cos x बाई sin क्यूब x। देखो sin और sin क्या, cos बाई sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 cot x cosec x। समझ में आ रहा है, तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 2 cot x cosec x dx प्लस अस्सी। कोई समस्या कहीं पर भी, यहां तक ठीक है। इसके आगे सुनो, आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है y डिवाइडेड बाई साइन क्यूब x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में मिलेगा -2 cosec x प्लस अस्सी। पर्टिकुलर सोल्यूशन है कि जनरल है, पर्टिकुलर पॉइंट क्या डालना है हम लोग को, पाई बाई 2 2। सोचो क्या हो जाएगा, एट पाई बाई 2 2 ये होगा, x के जगह पे पाई बाई 2 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू -2 प्लस c। सही कर रहे हैं क्या, कुछ गड़बड़ कहीं पर भी। c इज इक्वल टू कितना है, 4, तो c इज इक्वल टू आपके लिए हो गया 4। देयरफॉर रिक्वायर्ड सोल्यूशन आपका फाइनली निकलेगा y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे क्या, छोड़ो कोई बात नहीं, मत करो, कोई मेहनत वाला काम नहीं करेंगे हम लोग। y बाई साइन क्यूब इज इक्वल टू -2 cosec x प्लस 4। छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, dy dx, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, dy dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन x, dy dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन x। पेन छोड़ दो सब लोग हाथ से। ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कि नहीं है,
बिल्कुल है। कौन से में? y में कि x में? y में। p क्या है यहाँ पे? आप मन में सोच रहे होंगे कि सर स्टार मार्क क्यों किया? P2 और Q sin x। स्टार मार्क किया कारण है, ध्यान से सुनना एकदम। यहां तक बढ़िया है? आइए बताओ, डरो मत, बताओ। e पावर इंटीग्रेशन p dx, e पावर इंटीग्रेशन 2 dx, e पावर 2x। सही है ये भी। सोल्यूशन बताओ। e पावर 2x इंटू, वेरी गुड। अब लग रहा है कि स्टार मार्क कराना ठीक था। कोई जान पहचान का आदमी आया? रिकर्सिव इंटीग्रेशन, वो याद आ रहा है? ई पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स, बस बर्बाद जिंदगी। ठीक है, इसको कुछ देर के लिए काम करते हैं, I1 पकड़ के इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं, खटाखट I1 कर लेंगे। I1 इक्वल टू, प्लीज ध्यान देना, इंटीग्रेशन ई पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स। कहो क्या करें? साइन एक्स इंटू ई पावर 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन cos x, इसका इंटीग्रेशन ई पावर 2x/2 dx। समझ में आ रहा है? यहां तक आगे बढ़ेंगे इसको लेके, सोचो क्या होगा धीरे धीरे। दिस इज इक्वल टू साइन x इंटू ई पावर 2x/2 माइनस हाफ इंटीग्रेशन, एक बार लिख लेता हूं, cos x इंटू ई टू द पावर 2x dx। कोई समस्या थोड़ी हो रहा है आप लोगों को? इस पे दोबारा से आई भी, देखो क्या होगा, साइन x इंटू ई पावर 2x/2 माइनस हाफ ब्रैकेट, क्या होगा बताओ? cos x ई पावर 2x माइनस इंटीग्रेशन, देखो माइनस साइन एक्स आएगा ना, प्लस कर लेते हैं इसको, माइनस और बाहर का माइनस। अब अंदर बताओ, साइन एक्स ई पावर 2x फिर से 1/2 dx। सही चल रहा है? कौन सा बाई? ये वाला बाई 2 ना? अच्छा ये वाला छूट गया। अच्छा हाँ ठीक है, बाकी सब सही है, क्लियर चल रहा है एकदम। अब देखो जो एकदम अंदर में जो क्रिएट हुआ वो क्या है अपना? दोबारा से I1, मतलब I1 पकड़े थे ना? हाँ, दिस इज या दिस एम्प्लाइज, थोड़ा जगह ले लेते हैं। क्या होगा सोचो? I1 इज इक्वल टू, अरे बोलो, डर रहे हो, साइन एक्स ई पावर 2x/2 माइनस 1/4 cos x ई पावर 2x माइनस 1/4। सही कह रहे हैं, एक हाफ उसका निकला होगा, एक बाहर से माइनस हाफ गया, मिल मिला के माइनस 1/4। कान पकड़ के इस साइड ले आओ तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 है, प्लस 1/4 कितना आ जाएगा? 5/4। I1 इज इक्वल टू, कहो, साइन एक्स। एलसीएम एलसीएम खेले क्या? क्या नहीं? एक तो हाफ कॉमन आ जाएगा शायद, और साथ में देखो खेल क्या होगा, नहीं और भी आएगा, नहीं डायरेक्ट मत खेलो, अच्छा लगेगा ना। कॉमन काफी कुछ आ रहा है, ई पावर 2x भी बाहर आ रहा है, हाफ भी बाहर आ रहा है। यहां से क्या बचना चाहिए था? साइन एक्स, और वहां से बचना चाहिए था cos x/2। एलसीएम एलसीएम खेल लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 साइन एक्स, बहुत बढ़िया, माइनस cos x। उम्मीद है कि सबको पकड़ में आया होगा। फिर देखो 2 मिला के 4, ये भी 4, खट खट। दिस इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू ई पावर 2x/5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस cos x। बाकी क्या कि I1 का वैल्यू इसमें बिठा दीजिएगा, आंसर आ गया। और प्लस सी लिखना मत भूलिएगा, छाप लीजिए। Equation 1 implies e power 2x into y is equal to e power 2x/5 into 2 sin x minus cos x plus c। कोई भूल नहीं करेंगे। हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
लिखो सॉल्व dy dx प्लस y cot x इज इक्वल टू 4x cosec x कॉमा y इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू पाई बाई 2। इसको स्टार मार्क कर लो, ये एग्जाम में बहुत बार आया है, वैसे क्वेश्चन में दम नहीं है इसमें। सब लोग हाथ से पेन छोड़ो। एलडी तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग को, तेजी से गाइड करो हमको क्या करना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म सेट है पूरा, पी बताओ कॉट एक्स, बहुत बढ़िया, क्यों बताओ 4x cosec x, 4x cosec x, बहुत बढ़िया। आई एफ बताओ ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होना चाहिए, छोड़ो इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स, ई पावर लॉग साइन एक्स, मॉड भी है अल्टीमेटली मात्र साइन एक्स, सही कर रहे हैं। अब सोल्यूशन क्या होगा सोचो, साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू 4x cosec x dx, ठीक है, हाँ प्लस सी, जबरदस्त। साइन इंटू कॉसेक 1, तो इंटीग्रेशन 4x 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, सही है, प्लस सी। यहाँ पे क्या है साइन एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब 2 से एक 2 मर जाएगा, इसके अलावा पर्टिकुलर सोल्यूशन तो पॉइंट क्या है अपना एट पाई बाई 2 कॉमा 0, डालो इसको, क्या हो जाएगा बोलो 1 इंटू 0 मतलब 0 इज इक्वल टू कहो क्या पाई बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस सी, तो सी इक्वल टू आएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है, 4 होगा कट जाएगा, अल्टीमेटली ये आएगा। बस ये वैल्यू उठा के कहाँ डालेंगे, ये वाले इक्वेशन में लिख देता हूँ, ये भी इक्वेशन 1 छाप लो आप लोग, बस इतना ही। तो 1 इम्प्लाइज साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। ई का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में मात्र 2 या 3 वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें मतलब कि लैंग्वेज दिया हुआ रहेगा और कुछ कुछ हम लोग को सोचना और करना है, ठीक, ज़्यादा टेंशन मत, बहुत ललवा टाइप है। लिखो 1 प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस वाई स्क्वायर, माथा भारी लगने के तो बता देना, बस देखो कितना एनर्जी आप लोग में, एक साथ बोले मतलब भारी नहीं लग रहा, झूठ बोल रहे हो। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई माइनस एक्स टाइम्स ऑफ डी वाई। ये एक अच्छा सवाल है, स्टार मार्क कर लें, सोल्यूशन छोटा सा ही है, जल्दी हो जाएगा। पहले इसको देखो अच्छे से, इसको देख के एलडी का फीलिंग थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा होगा, तो अपन पहले क्या निकालेंगे। अच्छा डी वाई डी एक्स निकालने के पहले ही मैं चाहता हूँ कि एलडी का हल्का हल्का फीलिंग अपन ले सकते हैं। सोचो कैसे, डी वाई डी एक्स को भूल जाओ, वहां तो क्या कि डी वाई डी एक्स तो होना ही पड़ेगा, साथ में एक्स और वाई को ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, ओनली एक एक्स दिखाई दे रहा है, मतलब एलडी अगर बनेगा तो किस में बनेगा, एक्स में बनेगा। क्या करें, डी वाई डी एक्स निकालें कि डी एक्स डी वाई निकालें, डी एक्स डी वाई निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा सोचो, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, बंदर बांट भी साथ में कर देता हूँ, क्या हो जाएगा बताओ तो, tan इनवर्स वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको इस साइड ले आओ, तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करोगे सोचो धीरे धीरे, पहले आई है, कहो क्या होगा, ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स, क्या हो जाएगा सोचो, ई इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, भूल हो गया, दिस इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन, फाइनल आंसर ही आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। रिक्वायर्ड, हाँ रे एकदम होश में है आप लोग। अच्छा बताओ यहाँ के अंदर सोल्यूशन का स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, e टू द पावर tan इनवर्स y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e पावर tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। क्या करें, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा फिर से, e पावर के साथ कि सिर्फ tan इनवर्स, सिर्फ tan इनवर्स, साथ में लेंगे तो फिर से इसको रिप्लेस करने के लिए लॉग को इन्वॉल्व करना होगा, बेकार बात। tan इनवर्स y इज इक्वल टू टी धर लो, 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। अब देखो ये गया, इनके जगह पे आया डी टी, सो नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ध्यान दे, ई पावर टी इंटू टी डी टी प्लस सी।
तो क्या हो जाएगा, टी ई पावर टी माइनस इंटीग्रेशन इसका 1 ई पावर टी डी टी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू टी ई पावर टी माइनस ई पावर टी प्लस सी। लेफ्ट में क्या चला आ रहा था, ई पावर टेन इनवर्स वाई इंटू एक्स। अब हर टी को किससे रिप्लेस कर दोगे, टेन इनवर्स वाई से। पर्टिकुलर है कि जनरल है, जनरल, छोड़ दो यहीं पे, छापो फटाफट। लिखो, एकदम धीरे धीरे बोल रहे हैं, लिखो। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली, हाँ एकदम धीरे, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली एट द रेट proportional to the number of its inhabitants, present at any time, full stop. If the population of the village was 20,000, if the population of the village was 20,000 in 1999 and 25,000 in 2004, then what will be its population in 2009? What will be its population in 2009? क्वेश्चन को आराम से 2 बार पढ़ो, देखो कितना % समझ में आता है। और जिनका लिखना नहीं वाला लिखो मत, छोड़ दो, पढ़ दो, बगल वाले से पढ़ लो, पहले सोल्यूशन समझो। क्वेश्चन वैसे एनसीईआरटी का ही है, तो घर जाके भी कंप्लीट कर सकते हो। बगल वाले के कॉपी से क्वेश्चन पढ़ लें एक बार कि क्या लिखा हुआ है। हुआ पढ़ना? चलो मेरी तरफ देखो, इसमें ना बहुत सारा बात है, मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग बस फोकस करें, और कुछ ना समझ में आए तो रोक के पूछें कि सर ये नहीं समझ में आया। एक सबसे पहले गांव है, क्या है, एक गांव में कुछ पॉपुलेशन है, आदमी लोग बाग रहता है, और वो पॉपुलेशन बढ़ता भी, और जो बढ़ने का जो चीज़ है वो डिपेंड करता है कि इनिशियली पॉपुलेशन कितना था। मतलब 1000 आदमी था, मानो कि सबके घर एक एक बच्चा होता तो एक बार में 2000 हो जाएगा। सोचो अगर 10,000 था तो कितना होगा, 20,000 होगा। बात समझ रहे हो? तो मतलब जो चेंज है 10,000 होने से 10,000 का चेंज, 1000 होने से 1000 का चेंज, 5 आदमी होने से 5 का चेंज, 1000 आदमी होने से 1000 का चेंज। समझ में आ रहा है? तो जो रेट ऑफ चेंज है पॉपुलेशन का वो प्रेजेंट पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल है पॉपुलेशन। अब गांव का पॉपुलेशन शुरुआत में कितना रहा हम नहीं जानते, अलग अलग गांव का अलग अलग पॉपुलेशन, तो वो वेरिएबल है। प्लस दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे टाइम, कि पॉपुलेशन को अपन टाइम से कंपेयर करके देख रहे हैं कि एक बार 1999 में कुछ एक पॉपुलेशन था, 2004 में कुछ एक पॉपुलेशन था, और 2009 का हम लोग से पूछा हुआ है कि ये सारा बात समझ में आ रहा है। फिर वो जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम टी, यही दिया हुआ आपको। मैथमेटिक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, अगर मैं बोलूं कि पॉपुलेशन पी वेरिएबल से रिप्रेजेंट हो रहा है
और टाइम जो है वो टी वेरिएबल से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो रेट ऑफ पॉपुलेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, डीपी डी टी। डी बाई डी एक्स का मतलब होता है कि वाई का चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे पॉपुलेशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा बताओ, डीपी डी टी। सवाल के लैंग्वेज के हिसाब से अपन कह सकते हैं प्रोपोर्शनल किसके है, पी के। अगर आप मतलब पॉपुलेशन को पी मान के चलते हैं तो ये पॉपुलेशन पी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? बचपन में मैडम पढ़ाया करती थी कि एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई मतलब होता है एक्स इक्वल टू के वाई, जहाँ पे के होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो मैडम के ज्ञान को यूज करो, डीपी डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी। ये बात समझ में आया? सवाल में ना हमको दिया हुआ कि 1999 में 20,000, 2004 में कितना 25,000 और 2009 में कितना। मतलब ये जो काम है ना कि 2009 में कितना, ये तभी हो सकता है जब मेरे पास में पॉपुलेशन और टाइम के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो और जिसमें सिर्फ पी और टी ही अननोन रहे, कि अपन पी बिठाएंगे तो रिस्पेक्टिव टी निकल जाएगा, अपन टी बिठाएंगे तो रिस्पेक्टिव पी निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब वो निकालने के लिए इसको देख के मेरे मन में ख्याल आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि यहाँ पे पी और टी वेरिएबल हो गया, कि ये कांस्टेंट हो गया, और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके रिलेशनशिप निकालना पॉसिबल है। आओ पहले वो कांड करें, क्या होगा सोचो, dp बाई पी इज इक्वल टू के डी टी। के से तो कोई डर है ही नहीं अपने को, की तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कर दो, अब क्या हो जाएगा, के टी प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखो लगभग बात बन गया, खाली दो समस्या है छोटा छोटा, अपन के नहीं जानते और अपन सी नहीं जानते, कोई तरीके से अगर के और सी निकल जाए तो बात बन सकता है, और के और सी कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर है ये वाला बात? अब सुनो ध्यान से एक चीज, मान लो मैं किसी दिन 7 बजे आप लोगों को ट्यूशन बुलाऊं, बोले 7 बजे आ जाओ, और ऐसा मान लो कि 7 बजे आप लोग आ भी गए ठीक, तो उसके बाद में मान लो कि आधा घंटा मैंने पढ़ाया 7:30 बजे तक, और फिर मैं यदि आपसे पूछूं कि मैंने कितनी देर पढ़ा तो क्या बोलोगे, आधा घंटा बोलोगे कि 7.5 घंटा? सोच लो, 7 बजे बुलाया था, 7:30 बजे तक पढ़ाया है, पूछ रहा हूं कितना पढ़ाया, आधा घंटा कि 7.5 घंटा? फिर पूछता हूं, पक्का ना आधा घंटा? मतलब 7 का कोई रिलेवेंस नहीं है आपके लिए, 7 मतलब क्या मान रहे हैं आप, 0, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से आप इसको देखना स्टार्ट कर रहे हैं। बात समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में जो 1999 का हमको सिचुएशन दिखाया गया है वो हमारे लिए t इक्वल टू 0 होगा, फर्स्ट टाइम उसी टाइम पे देखे हम, और t इक्वल टू 0 पे पॉपुलेशन हमारे लिए कितना होगा, 20,000। बात समझ में आया? फिर 2004 जब देखेंगे तो t इक्वल टू कितना होगा, 5, और वहां पे पॉपुलेशन कितना है, 25,000। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन से अपन सी खोजेंगे और क्या खोजेंगे, के खोजेंगे। सी के मिलने के अंदर जो आंसर होना वो आ जाएगा। आप लोग छापना स्टार्ट कर सकते हैं, ये 1-2 लाइन में लिखा देता हूं, लिखो, लेट द पॉपुलेशन at any time t be p। नीचे लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dp dt प्रोपोर्शनल टू p। अब बस सोल्यूशन छापते जाओ, मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूं। कैलकुलेशन का कोई पार्ट ना समझ में आए तो पूछना।
यहां तक पहुंच के रुक जाना एक बार, फटाफट लिखो। लिखो इसके नीचे फॉर कौन सा, हाँ वन इम्प्लाइज। ये एक्सप्रेशन मतलब क्या हो कि के और टी का वैल्यू अपन डाल दिए अब, तब इसमें खाली पी और टी अननोन है, के सी डालें। बोलो आगे, लिखो नाउ फॉर 2009 टी इज इक्वल टू कितना होगा 10। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा बोर्ड पर देख लो एक बार। टी की जगह पे मैं कितना बैठाऊंगा 10 और ये 5 कट जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे 2 ये उछल के इसके पावर में कितना हो जाएगा 25/16। लॉग है मर्ज हो जाएगा, अंदर में 25/16 इंटू 20,000 सॉल्व करके आएगा 31250। ठीक है, लॉग उड़ गया, P इज इक्वल टू 31250। बात आया समझ, कॉपी करें खटाक से। कितना भी धीरे बोलो सुनाई देता है। हो गया सबका, नेक्स्ट लिखो। अरे बस कल वेक्टर शुरू करना बहुत जरूरी है, लिखो। अरे मत रहो अब, लिखो बस। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज continuously, हाँ, in a bank principal increases continuously at the rate of R% per year, at the rate of R% per year, full stop. Find the value of R if rupees 100 doubles itself in 10 years, given that log 2 is equal to 0.693। जो क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो, इसका कैलकुलेशन भी छोटा सा ही है, आप लोग बस लैंग्वेज पढ़ो क्या दिया हुआ। हो गया पढ़ना, मेरी तरफ देखो। मानो 3 दोस्त हैं, राम श्याम घनश्याम, तीनों गया किसी एक बैंक के पास में। राम काफी पैसा वाला, 1 करोड़ है उसके पास, श्याम थोड़ा गरीब 50 लाख, और घनश्याम एकदम गरीब 500 रुपया होगा उसके पास बस। फिर भी दोस्त है तीनों, कोई खास बात नहीं। तीनों गया कोई बैंक के पास है, देना बैंक लेना बैंक, कोई भी बैंक हो सकता है। तीनों अलग अलग प्रिंसिपल सबमिट करेगा अगर अकाउंट खुलाता है तो, लेकिन बैंक थोड़े रेट डिफर करेगा इनके लिए, बैंक सेम रेट पे ही इंटरेस्ट देगा तीनों को। क्लियर है? तो प्रिंसिपल इज समथिंग दैट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, रेट इज समथिंग विच इज कॉन्स्टेंट फ्रॉम द साइड ऑफ बैंक। समझ में आया? प्रिंसिपल समय के साथ में बदलता है। मान लो कि देना बैंक बोला कि ठीक है 100 रुपए पे 5 रुपए देंगे, 5% इंटरेस्ट रेट है। अब यदि घनश्याम अपना 500 रुपया सबमिट कर दे उसको, तो कितना रुपया मिलेगा साल भर के बाद? 25 रुपये। ये 25 रुपये किधर से आया? 5% ऑफ व्हाट? 500 रुपया। बात समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा कह सकते हैं कि R/100 into P, this is the change that will occur in the principal after certain sort of time. क्लियर है? T टाइम के बारे में अगर मैं बात करूं तो डिफरेंशिएशन के हिसाब से चेंज कितना होना चाहिए DPDT, और एक्चुअल में चेंज कितना होगा R/100 into P। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा?
डीपी डी टी इज इक्वल टू आर बाय 100 इंटू पी। लिखो फटाफट। लेट पी बी द प्रिंसिपल एट एनी टाइम टी। लेट पी बी द प्रिंसिपल एट एनी टाइम टी। नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डीपी डी टी इज इक्वल टू आर बाय 100 इंटू पी। दिस इंप्लाइज, अब एक बार मेरे तरफ देखो, देखो यहाँ पे ना बहुत कुछ दिख रहा है आप लोगों को। पी दिख रहा है, टी दिख रहा है और आर दिख रहा है। आर एक तो स्मॉल लिख रहा है, ठीक है, कैपिटल मत लिखना। यहाँ पे पी और टी तो वेरिएबल है, पी प्रिंसिपल और टी टाइम है, लेकिन आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है और वो कांस्टेंट है। और इस क्वेश्चन में वही खोजना है हमको कि आर का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। देखो दिस इंप्लाइज डीपी बाई पी इज इक्वल टू आर बाय 100 डी टी। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन कर दो, log p इज इक्वल टू आर बाय 100 इंटू क्या होना चाहिए? t होना चाहिए। अब फिर मेरे तरफ देखो, पिछले बार जैसे दो सीन दिया हुआ था हमको, एक 1999 का और एक 2004 का। इस बार कितना सीन दिया है हमको? 2 दिया है। ध्यान से सोचो। अगला बोला है कि 100 रुपया 10 साल में डबल हो जाएगा। तो जिस दिन पहले दिन जा रहे थे उस दिन 100 रुपया था, टाइम 0 था। 10 साल बाद में टाइम 10 साल है, रुपया 200 है, डबल हो चुका है। लिखो एट, ओ भूल गया क्या मैं? लिखो प्लस सी तो हो गए। अरे वो तो ईश्वर का दिया हुआ है, प्लस सी हमेशा होगा। नीचे लिखो एट टी इज इक्वल टू 0, पी इज इक्वल टू 100। इसको बिठाओ। दिस इंप्लाइज log 100 इक्वल टू सी। मतलब आपके इंटीग्रेशन का स्टेटमेंट था log p इज इक्वल टू आर बाय 100 इंटू टी प्लस सी। उसमें आपने बिठाया t इक्वल टू 0, p इक्वल टू 100। तो log 100 इक्वल टू सी, देयरफॉर log p इज इक्वल टू आर बाय 100 इंटू टी प्लस log 100। ये समझ में आया आप लोग को? सेकेंड सिचुएशन क्या होगा? 200 रुपया 10 साल। लिखो एट टी इक्वल टू 10, एट टी इक्वल टू 10, पी इज इक्वल टू 200। बिठा दो इसको। दिस इंप्लाइज, अब ना एक सेकंड रुक जाओ, एक बार लिखो मत, बोर्ड पर देखो। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है। लॉग इस बार कितना बिठा रहे हैं? 200 इज इक्वल टू आर बाई 100 नहीं जानते हैं, टाइम कितना मिला है? 10 साल, प्लस लॉग यहाँ पे कितना है? 100। सही है, बोर्ड पर देख लो एक बार। ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, log 200 माइनस log 100 क्या हो जाएगा? log 2, एकदम डिवाइड हो जाएगा वो। दिस इज इक्वल टू 0 0 कट गया है, r बाई 10। log 2 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 0.693। दिस इज इक्वल टू r बाई 10, देयरफॉर r इक्वल टू 6.93। छाप लो, देयरफॉर r इक्वल टू 6.93। लिखो नेक्स्ट, इससे भी आसान क्वेश्चन। लिखो तो सही। अरे लिख लो यार, बस ठीक है। ये लास्ट, ये मतलब वर्ड प्रॉब्लम का लास्ट। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस continuously at a rate of 5% per year, at a rate of 5% per year, full stop. An amount of rupees 1000 is deposited in the bank, how much will it be worth after 10 years? How much will it be worth after 10 years if e power half is equal to 1.6482? 1.6482 बहुत बेकार है, बस लिखो। पिछले बार जो था dp dt इज इक्वल टू आर बाय 100 इंटू टी, इस बार भी वैसा ही होगा। इस बार तो और अच्छा बात है कि आर का वैल्यू भी दिया हुआ हम लोग को। लिखो dp dt इज इक्वल टू क्या होगा? 5/100 इंटू टी। 500 को काट दो, मन को थोड़ा अच्छा लगेगा। 1/20। दिस एम्प्लाइज इंटू टी, टाइम
क्या लिख रहा था तुम? ए पागल लड़का, मैं लिख देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, कराओ मेहनत, पैसा दिए हो भाई, मेहनत नहीं कराओगे लो। ठीक, लिखो आगे। दिस एम्प्लाइज, गलत बोल रहा हूँ क्या? ओ नहीं 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 नहीं, बहुत बड़ा पाप हो रहा था। ये पी होगा ना, पहला स्टेटमेंट तो पी पे रहता है। हाँ रे नहीं भूल हो गया, थैंक यू। dp dt इज इक्वल टू 5/100 p, ठीक है। दिस एम्प्लाइज dp बाई p इज इक्वल टू 1/20 t। अब t आएगा, t भी नहीं आएगा, dt आएगा इनफैक्ट, हाँ dt। इंटीग्रेट कर लो, log p इज इक्वल टू 1/20 t प्लस c। सब कुछ तो जानते ही हैं। क्या दिया देखो तो सिचुएशन, एट t इक्वल टू 0 p इज इक्वल टू 1000 रुपए डाला था। एट t इक्वल टू 0 p इज इक्वल टू 1000। दिस एम्प्लाइज log 1000 इज इक्वल टू c, log 1000 इज इक्वल टू c, ठीक है। नीचे लिखो देयरफॉर log p इज इक्वल टू 1/20 t प्लस log 1000। c का वैल्यू बिठा दिया। अच्छा log 1000 को यदि मैं लेफ्ट में लाऊं तो क्या हो जाएगा? log p बाई 1000। बस 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 इतना ही है। लिखो दिस एम्प्लाइज log p बाई 1000 इज इक्वल टू 1/20 इंटू टी। अब देखो कितने साल के बाद ने पूछा है? 10 साल। लिखो एट t इज इक्वल टू 10, t इज इक्वल टू 10, दिस एम्प्लाइज log p बाई 1000 is equal to 10/20। दिस एम्प्लाइज log p बाई 1000 इक्वल टू कितना हो गया? हाफ। अच्छा अब log मारोगे तो क्या हो जाएगा? p बाई 1000 इक्वल टू e पावर हाफ, p बाई 1000 इज इक्वल टू e पावर हाफ, और e पावर हाफ का वैल्यू दिया सवाल में 1.6482। दिस एम्प्लाइज p इज इक्वल टू 1648.2, 1648.2। 1000 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। सुनो मैं एक बात बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनको कराना नहीं है, बस क्वेश्चन लिखाना है हमको। वो उसमें बस थोड़ा सा है, उसके अंदर में लिख लो, लिखो लिखो लास्ट, खत्म ही है बस। लिखो एट मजाक मत कर, लिखो एट एनी पॉइंट x, y, at any point x, y on the curve, the slope of the tangent is the slope of the tangent is twice the slope of line segment joining the points ये तो पॉइंट्स में से पॉइंट काटो, ज्वाइनिंग द पॉइंट करो उसको, ज्वाइनिंग द पॉइंट -4, -3 to the point of contact, full stop. Find the equation of the curve given that it passes through -2, -1 पढ़ो अरे बंद करने लग गया वो। नहीं बस इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा के छोड़ दूंगा। पढ़ो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होना चाहिए इसका। नहीं सवाल कंप्लीट मत करो, जो आसपास जिसके भी कॉपी में बस सवाल पढ़ो। ये देखो रुक जा यार, पढ़ ले। x, y पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ना हो गया ना सबका? निश्चित डिस्कशन के लिए रेडी हैं आप लोग? ठीक। x, y पे स्लोप ऑफ टेंजेंट dy dx,
और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, मतलब टेंजेंट जो खुद है वो किसी लाइन सेगमेंट के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? वो उस लाइन नहीं, वो ठीक है, ट्वाइस बोला क्या? अच्छा ठीक है, चलो ट्वाइस कुछ बोला हुआ, आगे पढ़ो तो क्वेश्चन आप। हाँ, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ -4 एंड -3। ठीक है, जरा सोचो, एक तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आप मान रहे थे x, y, तो वहां टेंजेंट का स्लोप क्या हो रहा था? dy/dx, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर आपके टेंजेंट का स्लोप इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड -3 -4। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है x, y, पॉइंट है -3, -4। इन दोनों को जोड़ने वाला जो लाइन होगा उसका स्लोप क्या होगा? y2 - y1 by x2 - x1। सवाल कहता है कि dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू वो वाला चीज। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, वहां से लिख लो इस बात को। देखो स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग -3, -4, -3, -4। हाँ अरे आप लोग बताओ हमको, -4, -3, वेरी गुड। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग -4, -3 एंड x, y लिखो नीचे। y+3 इज इक्वल टू y+3 डिवाइडेड बाई x+4। ये समझ में आया? y2 - y1 बाई x2 - x1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी में है, इसी में नहीं, समझ में नहीं आया कि यहां तक? सुनो मैं बताता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ। सुनो, दो बात है, एक है टेंजेंट का बात, सुन लो अच्छे से सुन लो, गड़बड़ाएगा बात। एक है टेंजेंट का बात और एक है बात लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है x, y एंड -4, -3 को। समझ में आ रहा है ये चीज? और जो बाद में एक चीज दी है ना -2, 1, वो लास्ट का c खोजने के लिए, उसका अभी कोई काम नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो एक टेंजेंट वाला हो गया, टेंजेंट का स्लोप कितना होता है? dy/dx। इनको जोड़ने वाले लाइन का स्लोप क्या होगा? y2 - y1 तो y+3 बाई x2 - x1 यानी कि x+4। सवाल कहता है कि ये इस नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत देर पढ़ने का तेरे पे इफेक्ट पड़ गया। तू लाइन का इक्वेशन बोल रहा है और रिलेशनशिप सिर्फ स्लोप में ही दिया हुआ है। ठीक, तू भी ठीक है सोच रहे, ज्यादा आगे सोच रही है। क्लियर है यहाँ तक? तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ दिस। यहां से वेरिएबल सेपरेबल इजीली सॉल्व हो जाएगा। लिखो, पहले आपको लिखना था स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग -4, -3 एंड x, y इज इक्वल टू y+3 बाई x+4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नीचे लिखो dy/dx इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू y+3 बाई x+4। घर पे सॉल्व कर लेना इसको, आंसर लिख लो। लिखो y+3 इज इक्वल टू x+4 का होल स्क्वायर, x+4 का होल स्क्वायर। बस लास्ट, नहीं सुनो, एकदम खत्म। देखो इसमें क्या था, इसमें कुछ नहीं था, एक लास्ट नहीं, खत्म। इसमें ना एक नाम लिखो बहरूपिया, BEH, बहरूपिया। लिखो सॉल्व y इंटू e⁻x/y dx इज इक्वल टू ब्रैकेट x e⁻x/y प्लस y² इंटू dy। बस यही है लास्ट क्वेश्चन, अब सब कुछ खत्म। ये क्वेश्चन देखो, नाम क्या लिखवाया है इसका बताओ? बहरूपिया। ये क्वेश्चन करवाना बहुत जरूरी है। पूरे किताब में यही मात्र एक क्वेश्चन है जिसको देख के कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा अप्रोच से इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, सबसे पहले देखो dy/dx निकाल लो इससे अच्छे से। तो dy/dx यदि निकालते हो तो क्या आएगा सोचो तो?
देखो dy dx में ये dx वहां गया है, ये चीज ऊपर है, ये चीज नीचे आएगा, कहो क्या होगा, y इंटू ई पावर एक्स बाई वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू ई पावर एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर। आई होप कि यहाँ तक ये चीज समझ में आया होगा। नियम के हिसाब से सबसे पहले क्या सोचना चाहिए, वेरिएबल सेपरेबल इम्पॉसिबल। नेक्स्ट आरवीएस, वो भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट होमोजीनियस, पॉसिबल है लेकिन क्या ना कि ये होमोजीनियस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा। आप देख लो, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बिठाओ, लैम्डा यहां से एक निकलेगा, यहां लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, यहां भी एक लैम्डा आएगा बट यहां लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। बात आया समझ। नेक्स्ट क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर भी नहीं हो रहा, एक्स वाई पूरा मिक्स है एक दूसरे से, क्योंकि लीनियर होने के लिए किसी एक को मेहमान बनना पड़ेगा। बात आया समझ। अब सोचो क्या करना चाहिए, वेरिएबल सेपरेबल हो ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकते उससे। दूसरा रिड्यूसेबल भी नहीं लग सकता, रुको रुको रुको, तुम पहला गया वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा गया रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर भी असंभव है। एकमात्र होमोजीनियस ही बचता है जो शायद थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं इसके अंदर सॉल्व करने का। नो डाउट क्राइटेरिया नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है यहाँ पे, मतलब क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, स्टिल होमोजीनियस के तरीके से ही ट्राई कर सकते हैं उसको, क्योंकि बाकी तरीके का जो बेसिक थीम है उसमें से कुछ भी फुलफिल नहीं हो रहा है। अब होमोजीनियस का एटलीस्ट एक आध बात तो फुलफिल हो रहा है कि चलो ठीक है एक्स बाई वाई का फ्रैक्शन टाइप कुछ स्ट्रक्चर है। अब अगर होमोजीनियस का तरीका हमको लगाना है यहाँ पे, तो सपोज करो कैसे स्टार्ट कैसे करना चाहिए, y इक्वल टू वी एक्स से कि x इक्वल टू वी वाई से, x इक्वल टू वी वाई से। वेरी गुड, ट्राई करते हैं, क्या पता बन जाए x इक्वल टू वी वाई। लेकिन एक समस्या है कि x इक्वल टू वी वाई निकालने पे डिफरेंशिएट करके आप जनरेट क्या करते हो, dx dy की dy dx। तो इसको यहाँ से पलट लो पहले ही, dx dy इज इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई इंटू ई पावर एक्स बाई वाई। बहुत सिंपल है, 2 स्टेप में हो जाएगा। देखो क्या होगा, dx dy इज इक्वल टू v प्लस वाई dv dy। कोई समस्या है यहाँ पे? नहीं। कहाँ पे? हाँ यार, एक स्टेप देखो ध्यान से, इन दोनों को इसमें यूज करो, सोचो क्या होगा, v प्लस वाई dv dy इज इक्वल टू, यहां ना थोड़ा ध्यान लगाना आप लोग, वी वाई इंटू ई पावर v प्लस वाई स्क्वायर, ओके, नीचे y ई पावर v। ठीक है, यहां तक कुछ कैंसिल होगा, y पूरे में से निकल के कैंसिल हो जाएगा, एक y यहां बचेगा। ठीक है, अब आपको मिला y dv dy इज इक्वल टू v ई पावर v प्लस वाई माइनस v ई पावर v। सही कह रहे हैं, और नीचे है ई पावर v। ये उस साइड गया और एलसीएम ली, कुछ कैंसिलेशन, ये दोनों। फिर इसके बाद में आराम से वेरिएबल सेपरेबल हो गया, क्या हो जाएगा सोचो, ई पावर v y और, अच्छा y और y भी काट दें, बहुत बढ़िया, काट। फिर ई पावर v ऊपर आ जाएगा, ऊपर आने क्या बचेगा, dv साथ में, दिस इज इक्वल टू क्या बचेगा, dy। सिंपली इंटीग्रेट कर लो, क्या आएगा सोचो, ई पावर v इज इक्वल टू वाई प्लस सी, v के जगह पे क्या आएगा, ई पावर x बाई वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सी। एक सेकेंड रुक के बस एक बात सुन लो लास्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशंस में, ऐसे तो क्या कि हर एक से रिलेटेड हॉलमार्क है, वेरिएबल सेपरेबल दिखाई पड़ेगा, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल का भी अपना खुद का लॉजिक है, होमोजीनियस ऐसा है कि उसका भी लॉजिक है, और एलडी का भी लॉजिक है। लेकिन कभी कभार लॉजिक नहीं सेटिस्फाई होते हुए भी कुछ एक तरीका कहीं कहीं अप्लाई हो जाता है, ये उनका एक एग्जाम्पल है। आपके किताब में, आपके सिलेबस में अभी तक हमने इसी से एनकाउंटर किया है, जिसमें लॉजिक न लगते हुए भी तरीका वो यूज होता है। तो आपके एग्जाम में कभी कभार ऐसा होगा कि कोई भी हॉलमार्क आपको समझ में नहीं आ रहा, वहाँ थोड़ा सा अपना इंस्टिंक्ट्स को यूज करना कि कौन सा तरीका सबसे सही वहाँ बैठ सकता है, ट्राई करना। इट इज पॉसिबल कि बिना हॉलमार्क सेटिस्फाई हुए भी तरीका लगाने पे सॉल्व हो जाए। ठीक है, कॉपी कर लो, और इसके साथ डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म।